वाइल्ड फाइव अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत। वाइल्ड फाइव अकेडमी में तो आज गद्यांश को लेकर आए हैं और कुछ हिंदी पेडागोजी के प्रश्न भी इस क्लास में लेकर आए हैं। जो सीटेट एग्ज़ाम में गद्यांश पूछा गया था वो इस प्रकार है, आप सभी लोग जुड़ जाएं। आज का गद्यांश और हिंदी पेडागोजी दोनों ही क्वेश्चन हैं। कर्मों से बहुत कुछ बदला जा सकता है। पहले गद्यांश को पढ़ेंगे। कर्मों से बहुत कुछ बदला जा सकता है। दुनिया कर्म प्रधान है, कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है। ज़रूरत है इसकी शक्ति को पहचानने और इसे पूर्ण निष्ठा और लगन से करने की। सत्य से प्रेरित कार्य व्यक्ति को महान बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति सरल, सबल, सशक्त, प्रेमी, दानी, ज्ञानी और कल्याणकारी होता है। कृत्य के बारे में कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कहते भी हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। गीता में भी कहा गया है कि इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, उसके फल के बारे में चिंता करने का नहीं। गीता के अनुसार अपनी किस्मत को बदलने के लिए कर्मठता ही पहला और सबसे बड़ा रास्ता है। किसी दूसरे के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि अपने कर्म के अनुसार अपूर्ण जिएं। दूसरों के जीवन की उन्नति और सफलता से ईर्ष्या न कर अपने जीवन से नकारात्मक विचारों को दूर कर अपनी आत्मा को उज्जवल बनाना चाहिए। तो ये गद्यांश था, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अब चलते हैं प्रश्न पर। तो गद्यांश में दुनिया के किस रूप का चित्रण हुआ है? गद्यांश में दुनिया के किस रूप का चित्रण हुआ है? तो कर्म प्रधान है, इसका चित्रण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार भाग्य परिवर्तन के लिए अनिवार्य है। तो भाग्य परिवर्तन के लिए अनिवार्य है कर्म के प्रति निष्ठा। किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने से तात्पर्य है। किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने से तात्पर्य है दूसरे पर निर्भर होकर जीना। कर्मठता शब्द है, तो कर्मठता शब्द है एक संज्ञा। गद्यांश के अनुसार अपने अंतर्मनन को किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता है? गद्यांश के अनुसार अपने अंतर्मन को किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता है? तो सभी के प्रति सकारात्मक भाव रखकर। व्यक्ति को महान बनाने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? तो व्यक्ति को महान बनाने में उसके कार्यों की या कर्म की, कार्य और कर्म दोनों का एक ही बात है। तो उसके कार्यों की भूमिका होती है महान बनाने में व्यक्ति की। कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है। मैं रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? किस्मत का मतलब होता है भाग्य। यहाँ जैसे बोओगे वैसा काटोगे से क्या तात्पर्य है? जैसे कर्म होंगे वैसा ही परिणाम मिलेगा, इसका तात्पर्य ये होता है। उन्नति का विलोम अवनति होता है। उन्नति का विलोम अवनति।
अब बात करते हैं पद्यांश। तो पद्यांश है, यह धरती है उस किसान की जो मिट्टी का पूर्ण पारखी, जो मिट्टी के संग साथी, तपकर गलकर मरकर खपा रहा है जीवन अपना। यह धरती है उस किसान की जो मिट्टी का पूर्ण पारखी, जो मिट्टी के संग साथी, तपकर गलकर मरकर खपा रहा है जीवन अपना। देख रहा है मिट्टी में सोने का सपना, मिट्टी की महिमा गाता है, मिट्टी के ही अंतस्थल में अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है, खुद जीता है। यह धरती है उसकी किसान की। गद्यांश का आज ये पद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। यह धरती है, पद्यांश में क्या दिया गया है, यह धरती है उस किसान की जो मिट्टी का पूर्ण पारखी, जो मिट्टी के संग साथी, तपकर गलकर मरकर खपा रहा है जीवन अपना। देख रहा है मिट्टी में सोने का सपना, मिट्टी की महिमा गाता है, मिट्टी के ही अंतस्थल में अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है, खुद जीता है। यह धरती है उस किसान की। अब प्रश्न पर आते हैं। तो कवि ने धरती को किसान की धरती क्यों कहा है? कवि ने धरती को किसान की धरती इसलिए कहा है कि किसान धरती पर अथक परिश्रम करता है। किसान का जीवन किस पर आधारित है? किसान का जीवन किस पर आधारित है? कृषि कार्य पर। किसान का पूरा जीवन किस पर आधारित होता है? कृषि पर। निम्न में से कौन सा लयात्मक शब्दों का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा लयात्मक शब्दों का उदाहरण है? अपना सपना, कौन सा शब्द भिन्न है? तपना, गलना, रखना। एक सपना अलग शब्द या भिन्न है। अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है। पंक्ति में रेखांकित अंश से आशय है अपने तन की खाद मिलाकर अत्यधिक परिश्रम करना। किसान अपना जीवन किसमें लगा रहा है? अन्न साग सब्जी उगाने में। इसमें कुछ प्रश्न हिंदी पेडागोजी के हैं। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 5 की एक अध्यापक 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों का अनुश्रुत लेख करवाती है। वह 2 बार वाक्य पढ़ती है और शिक्षार्थियों को सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। यहाँ पर अध्यापक श्रवण के लिए उपागम का प्रयोग करना चाहती है। प्रश्न क्या कह रहा है कि कक्षा 5 की एक अध्यापक 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों का श्रुत लेख करवाती है। वह 2 बार वाक्य पढ़ती है और विद्यार्थियों को सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। यहाँ पर अध्यापक श्रवण के लिए किस उपागम का प्रयोग करना चाहती है? शीर्ष पाद उपागम, संप्रेषण उपागम, शुद्ध उपागम नहीं। इसका आंसर है उदर्भगामी उपागम। कौन सा? उदर्भगामी उपागम। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है? मातृभाषा
आधारित बहुभाषावाद क्या है? विद्यालय शिक्षा के प्राथमिक वर्षों के दौरान जहाँ तक संभव हो सके अधिक से अधिक भाषाएं सीखना। ऐसा नहीं, माध्यम के रूप में मातृभाषा में सीखना और अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सिखाना। किसी की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अंग्रेजी को माध्यम के रूप में बना। आंसर इसका है किसी की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना। ये इसका सही आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? विद्यालय शिक्षा के माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प और एक ऐच्छिक भाषा के रूप में। विद्यालय शिक्षा के बुनियादी चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में नहीं। इसका आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यालय शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में। ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों को हम सुनते हैं और पढ़ते हैं और फिर उनकी पहचान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों को हम सुनते हैं और पढ़ते हैं और फिर उनकी पहचान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद शब्द संपदा, संदर्भ में शब्द, आंतरिक शब्द संपदा या ग्राह्य शब्द? तो उसे कहते हैं ग्राह्य शब्द संपदा। निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदु को पाठक के पूर्व ज्ञान से जोड़ना बिल्कुल सही है। शब्दों, वाक्यों, भाषाओं के नमूनों से अर्थ ग्रहण करना, ये भी बात सही है। पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना, ये भी सही है। लेकिन पाठ्य सामग्री शब्द और वाक्यों को डिकोड करना, ये गलत है। और आपको क्या बताना था? नहीं। तो आंसर इसका डी। त्रुटियों क्या अभिप्राय? त्रुटियों से क्या अभिप्राय है? त्रुटियां की पहचान कर उनको करने से बचना। त्रुटियों में उसी समय संशोधित कर देना चाहिए, ये भी गलत है। त्रुटियां भाषा अधिगम को बाधित करती हैं, ये भी गलत है। तो त्रुटियां सीखने का एक संकेत तक हैं, ये इसका सही आंसर। एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूह को 10 शब्दों का एक समूह देती है। वह ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द से समानता रखते हों और नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके। इसे क्या कहा जाता है? एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूह को 10 शब्दों का एक समूह देती है। वह ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द से समानता रखते हों और नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके। इसे कहते हैं विन्यास। बोली से क्या तात्पर्य है? किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की पाचन विशेषता, इसे बोली कहते हैं। भाषांतरण ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है? तो कक्षा में भाषांतरण ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है?
तो कक्षा में शिक्षा, अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना। किसी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य है? किसी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य है? तो पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा दूसरी भाषाओं से अनुवाद, भाषा में अधिकार रखने वालों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री, शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित करना। ये भी नहीं। आंसर इसका बी है, मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के भिन्न चरणों को समझने का अवसर देता है? संस्थानात्मक लेखन, लेखन का उत्पाद उपागम, वर्णनात्मक उपागम, वर्णनात्मक लेखन। इसका आंसर है लेखन का प्रक्रिया उपागम। एक अध्यापक कक्षा में सामूहिक कार्य, जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाती है और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। आकलन संबंधी इन गतिविधियों को क्या कहा जाता है? वाचन आकलन, कक्षा आकलन, संरचनात्मक आकलन, संकल्पनात्मक आकलन। इसको कहते हैं संरचनात्मक आकलन। तो आज की हिंदी गद्यांश, पद्यांश और हिंदी पेडागोजी इस क्लास में रखी गई थी। तो माइंड5 एकेडमी की ओर से सभी लोगों का शुक्रिया। अलविदा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को माइंड5 एकेडमी की ओर से नमस्कार।